स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 8 और 21 दोनों में मिनिमम 10 क्वेश्चन, उससे ज्यादा होगा, समझे। मिनिमम 10 एमसीक्यूज कवर करेगा, क्योंकि पिछले बार किया था, ठीक है। और कौन सा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं भाई, केम चैप्टर 7 दैट इज पेंशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1990, ये डेट याद कर लीजिएगा, पूछेगा 1/1/1990, समझे। इससे पहले और बाद में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सीएजी, है ना, उसको यहाँ पे ऑडिट कहा गया। क्या कहा गया है? ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ, ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान से समझिएगा, ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन में इस तारीख से पहले स्टेट का भी पेंशन होता था और सेंटर का भी, स्टेट का भी और सेंटर का भी। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी याद दिलाएंगे, याद आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, डीपीसी 1971 में बना, सही है या गलत? सही है सर, बिल्कुल सही। यस सर। हाँ, और डीपीसी के बाद में 1976 में सीजीए बना, सही है या गलत? सही है सर, बिल्कुल सही है सर। सर यस सर। सोचिए, यस सर। 14 साल बाद पीपाओ बना है, मतलब सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिसर या ऑफिस, समझे। ये जो 14 साल के बाद बना है ना, इसको भी इसी में अटैच कर दिया गया सीजीए में, यानी सिपाहो किसका हिस्सा है? सीजीए का, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है? सर ये 14 साल बाद मतलब कब से 14 साल बाद? 1976 से 14 साल बाद सीजीए बना, 1976 में। उसमें जोड़ेंगे 14 तो कितना होगा? 14 10 1990 हुआ, 1990, ठीक है। अभी आप 13 साल 8 महीना मत बोल दीजिएगा, उतना आपको याद नहीं रखना है, एक मोटा मोटा फिगर आपको याद करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो सिपाहो बन गया 1990 में, कौन सी तारीख को बना? 1990 में क्या बन गया? सिपाहो, सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस, ठीक है। अब हमारा रोल क्या है? हम बात कर रहे हैं सीएजी के रोल के बारे में पहले, ठीक है ना। पहले स्टेट प्लस सेंटर दोनों का पेंशन करते थे हम लोग, अब ओनली स्टेट, ठीक है। देख रहे हैं ध्यान से? जी सर। हाँ, सेंटर के मामले में केवल हाई कोर्ट के जजेस का हम लोग करते हैं एजी ऑफिस। कौन करता है? एजी ऑफिस। जो भी आप लोग एजी ऑफिस के अकाउंट्स में होंगे वो जानते होंगे कि पेंशन सेक्शन सबसे बड़ा और सबसे बिजी सेक्शन होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन का काम करता है। पर जिन्होंने पेंशन में काम नहीं किया है वो ये नहीं जानते हैं कि इसका काम इनिशिएट पेंशन सेक्शन नहीं करता है, इसका काम इनिशिएट करता है उसका अपना ऑफिस है, कि नहीं? सही है गलत? बिल्कुल सही सर। सर आपने ये बोला था तो स्टेट गवर्नमेंट के, हेलो बोलिए। हाँ सर, आपने बोला था कि जो 1900 जो बाद में जो कॉलम हाउस में ओनली स्टेट के बाद आपने सेंटर के केस में हाई कोर्ट जज के बारे में लिखा है ना? हाँ बिल्कुल लिखा है हाईकोर्ट जज के बारे में। हाईकोर्ट जज का काम अभी भी एजी ऑफिस के पास में है, जबकि हाईकोर्ट जज को सैलरी मिलती भारत के कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती सैलरी। ठीक है सर। इसे हम लोग को सेंटर का स्टाफ समझते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे एग्जांपल और उसके बाद सिपाहो से रिलेट करेंगे, तुरंत रिलेट हो जाएगा और आराम से 6-7 पन्ने कवर हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी।
एमसीक्यू नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/1/1990, ये डेट एमसीक्यू नंबर 1 है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 पीजीए के अंडर में है सी पावर, समझे, ठीक है ना। ये एमसीक्यू नंबर 2 हो गया, ये है, ठीक है। और जो एमसीक्यू आते जाएगा हम लिखते जाएंगे धड़ाधड़। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि हेड ऑफ द ऑफिस होता है ना, हेड ऑफ द ऑफिस, समझे, वो पेंशनर का फॉर्म भरता है, सही है गलत? बिल्कुल सही। ठीक है। उसमें से झारखंड राज्य में क्या है कि पेंशनर अपना फॉर्म भर करके अपने हेड ऑफ द ऑफिस को देता है, उसको देता है जिसके पास सर्विस बुक उसका रहता है, ठीक है। तो पेंशनर जो फॉर्म भरेगा वो फॉर्म 5 में भरेगा, समझे, फॉर्म 5, लेकिन ये कैम फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये सीसीएस पेंशन रूल का फॉर्म 5 है, ठीक है। इसको पेंशनर भरेगा, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, पेंशनर भरेगा सीसीएस पेंशन रूल का फॉर्म 5 है ये, ठीक है। और कौन भरेगा? पेंशनर, ठीक है। सब डेट वेट सब हम बताएंगे, उससे पहले आप जानिए प्रोसीजर। उसके बाद क्या होगा कि हेड ऑफ द ऑफिस फॉरवर्ड करता है एजी ऑफिस को, वो फॉर्म 7 में फॉरवर्ड करेगा, फॉर्म 7 में, ठीक है, एचओडी फॉरवर्ड टू एजी ऑफिस। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट का लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, एचओडी तो यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में ये एजी ऑफिस न रह करके पाव हो जाएगा। ये आप लोगों ने सीपीडब्ल्यूए कोड में पढ़ा होगा कि यहाँ पे सीपीडब्ल्यूए का पाव होता है, वो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर होता है, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर नहीं होता है, जिसको सीपीडब्ल्यूडी अपना अकाउंट जमा करता था। एजी ऑफिस के पास फॉर्म 7 में ये यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर, ठीक है, फॉर्म 7 में। तो आपका जो ये एमसीक्यू बना वो ये वाला बना है, ठीक है। और उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में फॉर्म 8 में, ठीक है, फॉर्म 8 में स्पेशल सील अथॉरिटी जनरेट करेगा पाओ और भेज देगा सी पाओ को, समझे, स्पेशल सील अथॉरिटी टू सी पाओ, समझे। एक मिनट, ऐसे नहीं, यहाँ पाओ टू सी पाओ, ऐसे लिख देते हैं, पाओ टू सी पाओ, क्या भेजेगा? स्पेशल सील अथॉरिटी। ओम जी आप क्लास में है? ओम जी सर, जी सर। तो आप तो पेंशन में धड़ाधड़ काम करते हैं, आप तो जानते हैं। जी सर, हमारे यहाँ भेजते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, जरा लाइन पे रहिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये सही हो गया है ना। अब हम लोग टाइमलाइन देखेंगे, ठीक है। आखिरकार सीपाओ का रोल क्या है, सीपाओ करता क्या है? सीपाओ दरअसल पीपीओ जनरेट करने के लिए, पीपीओ जो होता है ना, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो 12 डिजिट का होता है, समझे। और इसके 12 डिजिट का जो सर 13 का होता है सर। हाँ बोलिए। सर 13 डिजिट का होता है, 13 डिजिट का, 13 नॉट 12। कहाँ लिखा हुआ है 13 डिजिट? सर बुक में लिखा हुआ है। कौन से पेज में, मतलब कौन से पारा में? मैं सर बोलता हूँ, 1 मिनट ना, देख के। 7.3.3, जरा देखिए ध्यान से। 12 डिजिट ही है, हाँ 12 डिजिट का ही होता है। 12 डिजिट ही होता है ना। ना ओम जी बताइए, ओम जी बताइए 12 है कि 13 है? अच्छा हम बताते, देखिए
इसको ऐसे हाँ, 12 समझिएगा। 12 digit only. 12 12 बोलिए। सॉरी मैं गलत 12 ही है, हाँ, मैं गलत याद कर दिया था। एग्जाम्पल बुक में दिया है 70965, ठीक है। ये जो है ना, ये पहला 5 डिजिट यही सी पाओ इशू करता है, ठीक है। कौन इशू करता है? सी पाओ, ठीक है। और उसके बाद में अगला 2 डिजिट जो रहता है वो होता है ईयर, यानी कि साल 2006, समझे। उसके बाद में अगला 4 डिजिट जो होता है 5 2 7 4 11, अगला 4 डिजिट जो होता है वो है पीपीओ नंबर, माने पीपीओ नंबर को नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पीपीओ सीक्वेंस नंबर, बिल्कुल सही, पीपीओ सीक्वेंस नंबर कहते हैं, समझे। और उसके बाद में जो लास्ट 1 डिजिट है यहाँ पे दिया है वो कंप्यूटर नंबर, है ना। एक डिजिट फॉर कंप्यूटर। हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा है। क्वेश्चन 1 कितने डिजिट का होता है, क्वेश्चन की ये बाइफरकेशन में अगर 11वां डिजिट का ये है तो उसका मतलब क्या है, समझे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, समझे। या ये पूछेगा कि ईयर अगर है तो वो कौन सा डिजिट होगा, शुरुआत से, यानी कि लेफ्ट साइड से वो 6ठा और 7वां डिजिट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। वो आपको घुमाएगा, आप घूमिएगा नहीं, चुपचाप से पहले 12 डिजिट बनाइएगा, उसके बाद पहले 5 डिजिट को सिपाओ लिखिएगा, अगले 2 को ईयर, उसके अगले 4 को पीपीओ सीक्वेंस नंबर, लास्ट को कंप्यूटर, और फिर कैलकुलेट करना चालू कीजिएगा। थोड़ा सा प्रोसेस जाने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे एमसीक्यू गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सिपाओ यही इशू करता है, ठीक है। और मजेदार बात क्या है कि ये एक कैलेंडर ईयर के लिए ही वैलिड रहता है, जो कि नवंबर के पहले फोर्टनाइट में इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये हर एक पाव को इशू किया जाता है, उसमें से एक पाव एजी ऑफिस है। तो चूंकि आपको ये बता दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो पेंशन पीपीओ ऑथराइज कर किया जाता है, पेंशन ऑथराइजेशन होता है, वो एजी ऑफिस करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एजी ऑफिस नहीं करती है। और इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट दिए गए हैं जिनका एजी ऑफिस नहीं करती। उदाहरण के तौर पे टेबल नंबर 3 और ए देखिए, 3A, जरा एक बार देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग केवल देखिएगा। जैसे कि सर हाँ, बोलिए। सर देखना कहाँ है, कौन सा पैरा कैम में? रहा है 7.4.1 का टेबल नंबर 3A। एक सेकंड सर, 7.4.1, हाँ, 7.4.1 का टेबल नंबर, टेबल के ऊपर में लिखा हुआ है 3A, फिर 3B, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ देख लीजिए, पेंशनर इंक्लूडिंग ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स बोर्न ऑन यूटी बिलोंगिंग टू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का 2 हिस्सा है। पहला यूटी, वो यूटी जिसको ऑडिट से सेपरेट कर दिया गया है, ऑडिट का मतलब सीएजी से, यही मैंने पहले लाइन में लिखवाया था आप लोगों को। जिसको सीएजी से सेपरेट कर दिया गया उसका अपना पाव है, जिसको सीएजी से सेपरेट नहीं किया गया उसका अकाउंटेंट जनरल करते हैं। अगला लाइन लिखा हुआ है 3B, पेंशनर बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज यूटी कैडर रिटायरिंग फ्रॉम यूटी गवर्नमेंट विद लेजिस्लेचर, उसके भी 2 हिस्से हैं। जिसको ऑडिट से सेपरेट नहीं किया गया ऑडिट से, उसका कंसर्न पिया पाव करेगा। जिसको ऑडिट से सेपरेट नहीं, सॉरी, जिसको ऑडिट से सेपरेट कर दिया गया है उसका कंसर्न पाव करेगा। जो एजी ऑफिस के साथ संलग्न है उसका एजी ऑफिस करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में सुप्रीम कोर्ट के अपने पाव होते हैं। हाई कोर्ट के जज में मैंने पहले लाइन में लिख दिया कि ये एजी ऑफिस करता है। सेंट्रल फ्रीडम फाइटर में होम अफेयर, यानी कि गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय का अपना एक पाव होता है, वो करता है, जिसका नाम है पेंशन एंड मिसलेनियस पाव। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के जो रेस्पेक्टिव पाव होते हैं वो करते हैं। इतने सारे पाव को ये पहला 5 डिजिट तो रहता है, ये बताता है कि कौन सा पाव है। और फिर ये सीक्वेंस नंबर होता है 4 डिजिट का, जो हर साल चेंज होता है। सही है गलत? कौन आंसर चीज देता है? 130। नहीं, 130 बता रहा है कि ये मध्य प्रदेश है, समझे। ये है जो हर साल चेंज होता है, पहला 5 डिजिट, समझे कि नहीं।
130 बता रहा है, ये है स्टेट कोड, समझे, स्टेट कोड है ये एमपी का। कहाँ पे? सीपाओ ऑफिस में। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको एमसीक्यू में नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आपको क्लियर करना है। ये जो 5 डिजिट है ना, हर कैलेंडर ईयर में चेंज होता है, चेंजेस इन एवरी कैलेंडर ईयर, समझे। और इसी का अलॉटमेंट करता है सिपाओ, हर एक पाओ को। और मजेदार बात यह है कि 31 दिसंबर में जितना कंज्यूम हुआ उतना हो गया, जो कंज्यूम नहीं हुआ वो सारा का सारा डिजिट पाओ जो है उसी पाओ को रिटर्न करता है, लौटाता है। और नए साल के लिए जो नया अलॉटमेंट है वो नवंबर के पहले फोर्टनाइट में, नवंबर के फर्स्ट फोर्टनाइट में इशू किया जाता है। और वो कौन इशू करता है? सिपाओ इशू करता है। किसको? पाओ को। यहाँ तक सही है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बतलाइए। सर ये जो आपने बताया था ना इशू करने वाला, ये जो लास्ट सेंटेंस कह सकते हैं इसको, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक लाइन पढ़ने के लिए कहता हूँ, आप आराम से समझ जाएंगे। 7.3.3 7.3.3 एक बार जरा पढ़िए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। रोल ऑफ सिपाओ, सिपाओ का रोल क्या है, पढ़िए। Shall I read, sir? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Central Pension Accounting Office will furnish to each PAO annually in the first fortnight of November a list of running serial numbers to be allotted to the pension payment orders to be issued by them during the next calendar year. These numbers are to be used only up to 31st December each year, with the serial numbers remaining unused with PPO issuing authority as on 31st December being frozen. The details of the unused frozen numbers should be initiated to the CPAO by the end of the January every year. However, the new numbers supplied by the Central Pension Accounting Office will be allocated in respect of pension payment orders issued on and after 1st January each year. इसमें तो आपने ये मैडम पढ़ लिया, जिन्होंने सुना अच्छे से उनको ये समझ में आ गया होगा कि सिपाओ का रोल क्या है। सिपाओ का रोल है पेंशन पेमेंट ऑर्डर को बनाने वाला जो नंबर है 12 डिजिट का, उसका अलॉटमेंट करना, ठीक है। उसका सीक्वेंस हमने बता दिया। इसमें आगे जो मैडम पढ़ने वाली है, जो बिल्कुल पढ़ेंगी, वो लिखा हुआ है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। किसका? वो जो पीपीओ का जो नंबर होता है एक कैलेंडर ईयर के लिए होता है ना, ये तो पढ़ा हुआ अभी मैडम ने पढ़ा आपको। कैलेंडर ईयर माने फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, समझे। इसका डेट ऑफ रिटायरमेंट तो अब हम यहाँ पर शॉर्टकट लिखेंगे, अब हम पूरा कभी नहीं लिखेंगे, समझे। इसका DOR से लेना देना नहीं है, न ही डेट ऑफ पेंशन पेमेंट से लेना देना है। डेट ऑफ पेंशन एक्चुअली पेड, समझे, इससे भी लेना देना नहीं है। लेना देना है किस डेट को ये पीपीओ इशू किया गया, डेट ऑफ इशू ऑफ पीपीओ, समझे, उसी पर ये वैलिड रहेगा, समझे। जिस डेट को ये पीपीओ इशू कर दिया गया है, समझे, उसी के लिए ये वैलिड रहेगा। अब आगे पढ़ लीजिए मैडम। Yes, sir. पढ़िए। The criteria for issuing new serial numbers will be the date of issue of the pension payment orders and has no relevance to the date of retirement or date of the commencement of the pension. The following system is followed for the allotment of numbers. Each PPO comprises of 12 digits. भाई मैडम 12 डिजिट वाला है जो मैंने अभी आपको दिक्कत, जो 12 डिजिट वाला अभी मैंने एग्जांपल दिया ना बोर्ड में, आगे वही वाला है। Yes, sir. ये नहीं पढ़ना सर। The following system is followed. Okay. नहीं, मत पढ़िए। कहने का मतलब आपको सिपाओ का इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। सिपाओ क्यों एस्टेब्लिश किया गया? सिपाओ दरअसल एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी सिपाओ के बहुत सारे रोल हैं। वो सिपाओ का जो रोल है आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 7.1.1 हमने कवर कर लिया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है।
7.1.2 ये भी हमने कवर कर लिया है। 7.2 का पॉइंट 1 जो है कैटेगरी ऑफ पेंशन, इसमें से कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। यकीन मानिए ये रूल नहीं पूछा जाता कि कौन से साल में इनेक्ट हुआ है, फिर भी अगर आप लोग अपनी सुविधा के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहें उसको स्किप कर सकते हैं। 7.2.1 का टेबल, ठीक है। उसके बाद 7.3.1 रोल ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है। यहां से सबसे बड़ा खेल चालू होता है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकल करके सामने आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। यह टाइम लाइन 7.3.1 है जो भी इसका हेडिंग है, पर मैंने इसको हेडिंग दिया टाइम लाइन, और ये टाइम लाइन से पिछले बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब मेरे टाइम पे, ठीक है। टाइम लाइन क्या वो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। पहली बात नंबर 1 कि किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपने इनिशिएट करना है, सेल्फ इनिशिएशन लेना है, समझे कि भाई इसका जो रिटायरमेंट है उसके 1 साल पहले पेंशन का प्रोसीजर स्टार्ट करना है, ठीक है। हाँ, हालांकि सही बात है कि उसमें से पहला फॉर्म जो रिटायर कर रहा है आदमी वही भर करके देगा, लेकिन उसमें इनिशिएशन ऑफिस को लेना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। तो इसका 7.3.1 का जो फर्स्ट पारा है, द एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द ऑफिस अंडरटेक द वर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर, ठीक है। उसमें से कब अंडरटेक करेगा? He has to undertake the preparation of pension paper 1 year before the date of superannuation। हालांकि आपको इससे पहले कि इसमें घुसे, मैं आपको पहले ही वार्न कर देना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के लिए यहाँ पर 2 ही केस दिए गए हैं, ठीक है। रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे 2 केस दिए हैं, दोनों के लिए नियम अलग हैं। पहला ऑन सुपर एनुएशन, समझे कि नहीं, माने 60 साल में रिटायर होना, 60 एज, ठीक है। और एनी अदर, मान लीजिए कि कोई वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहा है, किसी को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया है, किसी को पनिशमेंट के तहत रिटायरमेंट दिया गया है, कोई भी दूसरा मामला हो, ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग ही पढ़ना है। कि अगर 60 साल, देखिए अब आपको मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ। 60 साल में कोई रिटायर होने वाला है, अपने को डे 1 से पता है कि उसका रिटायरमेंट का डेट कौन सा है, मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है। इसलिए इस केस में आपको सारा प्रोसीजर पहले करना है। लेकिन किसी भी दूसरे वजह से अगर कोई रिटायर करता है तो उसका डेट कभी भी फिक्स नहीं होता है, उसके वजह से इसमें सेकंड वाले केस में सारा प्रोसीजर रिटायरमेंट के बाद करना है। मतलब कि किसी को फोर्सफुली रिटायरमेंट दे दिया गया है तो पेंशन पेपर जो बनता है और उसका जो प्रोसीजर होता है वो सब रिटायरमेंट के बाद होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल समझना है, प्रोसीजर बिफोर रिटायरमेंट, समझे, और यहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट। अब आप जो कोई भी रूल पढ़िएगा उसमें आपको समय के 2 मापदंड है। एमसीक्यू भी इसी हिसाब से पूछता है और कंफ्यूज करता है, और आप भी एमसीक्यू गलत करके आता है, ये काम नहीं करने का, ठीक है। तो अपन एक बार ब्रीफली लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको देखिएगा। मैंने मोटा मोटी जो लिखा होगा मैंने उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। पहला HOD में लिख रहा हूँ, हेड ऑफ द ऑफिस वहां लिखा है, पर HOO लिखने में सुविधा नहीं हो गई, ठीक है ना, तो HOD मैंने लिखा है, ठीक है। HOD स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्टार्ट करेगा 1 साल पहले, 1 ईयर। एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए मैडम। सर, HOD is DAG and HOO is AGR. What is the हेड who ऑफ is द the HOO and who is HOD, sir, in AG office? एजी ऑफिस में हेड ऑफ द ऑफिस भी पीएजी ही होते हैं और एचओडी भी पीएजी ही है ना। नहीं, सर एचओडी एक्चुअली हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है ना, तो डिपार्टमेंट में हेड डीएजी होंगे। सर वैसे एक ये डाउट हम लोग का भी था, कई बार हमारा क्लियर नहीं हुआ आज तक, ये कि होता क्या सर, ये एचओडी और HOO क्या डिफरेंस है सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक ऑफिस मिनिस्ट्री, सुनिए, एक ऑफिस मिनिस्ट्री कई डिपार्टमेंट में बटी होती है। उदाहरण के तौर पे हमारा जो एजी ऑफिस है ना, एजी ऑफिस कई डिपार्टमेंट में है। देखिए ना, डीएजी ही 3 है, डीएजी पेंशन, समझे, तो एक पेंशन डिपार्टमेंट हो गया, समझे, डीएजी अकाउंट्स तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, ऐसा। तो एचओडी जो होंगे वो डीएजी होंगे।
और HOO हेड ऑफ द ऑफिस हो गए PAG। तो मतलब सर जो हेड ऑफ ऑफिस Okay, होंगे sir, वो बड़े done, sir. हाँ, हेड ऑफ द ऑफिस हमेशा बड़ा होता है। ऑफिस बड़ा होगा, हम सोच रहे थे डिपार्टमेंट बड़ा होता है। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। पूछिए कैसे। मान लीजिए कि ऑफिस हमारा बड़ा है, तब तो हेड ऑफ द ऑफिस वो हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए ऑफिस छोटा है, जैसे कि डिवीजन ऑफिस हो गया, ठीक है। तो डिवीजन ऑफिस में HOD जो होगा वो सेक्रेटरी होगा, समझे। और HOO जो होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। कुछ नहीं हो सकता। HO तो जो उस ऑफिस को हेड करता है ना, और HOD जो डिपार्टमेंट को हेड करता है। अब PMO का HO को प्राइम मिनिस्टर को होंगे। सर हम अगर एजी ऑफिस PM की बात करें तो HOD हाँ, बोलिए जो ना। DAG एडमिन हो गए, और एजी ऑफिस की बात करें तो HOD DAG एडमिन को कहा जाएगा और हेड ऑफ ऑफिस AG सर को कहा जाएगा। ऐसा सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही। हेड ऑफ द ऑफिस, देखिए ऑफिस जितना बड़ा उतना बड़ा हेड ऑफ द ऑफिस। हम PMO का एग्जांपल लीजिए ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसका हेड ऑफ HOO कौन होगा? तो PM होंगे हेड ऑफ द ऑफिस, समझे कि नहीं। और इसका HOD कौन होगा? तो सेक्रेटरी होगा, समझे। ऐसे समझने का है। इसका जो होता है ना रिस्पेक्टिव वैल्यू है, हमेशा एक ऊपर एक नीचे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एजी ऑफिस के कंसर्न में HOO बड़ा होगा, HOD छोटा होगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। तो हम HOO ही लिखते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया। HOO शुरू करेगा 1 ईयर बिफोर सुपर एनिमेशन, है ना, 60 ईयर एज, ठीक है। उसके बाद हमारे धर्म पीडीएफ में 2 साल दिया है। हाँ? हमारे पीडीएफ में 2 साल दिया हुआ है। नहीं, 2 साल Sir, अलग it है is 2 years, GTS, sir. Pension paper नहीं, 2 नहीं। years before the date of superannuation. नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी पीडीएफ में दिया हुआ है तो हम लोग करेक्ट कर लेंगे। अभी तो 2 मिनट रुक तो जाइए, सही 2 साल भी है, ठीक है। इसलिए तो मैंने कहा एक थोड़ा पेशेंस रखिए। ये शुरू करेगा 1 साल पहले, समझे, और 8 महीना बचा रहेगा, समझे, तब खत्म करेगा 8 मंथ बिफोर, समझे, कंप्लीट करेगा। उस कंप्लीशन में क्या होगा भाई? उस कंप्लीशन में ये होगा कि वो फॉर्म जो भरता है, तो इसमें फॉर्म 5 भरवाएगा, फॉर्म 7 खुद भरेगा, समझे, और कंप्लीट करेगा। जैसे वो कंप्लीट करेगा फॉर्म 7, उसकी एक कॉपी दी जाएगी पेंशनर को, और पेंशनर यहाँ पर फिर उसको 2 महीने का वक्त मिलेगा जब वो अपने रिप्रेजेंटेशन रख सकता है, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखिए 9.3.1 का पारा 3, समझे, उसमें लिखा हुआ है द हेड ऑफ द ऑफिस विल फर्निश अ सर्टिफिकेट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट के सामने वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, इमोल्यूमेंट एंड एवरेज इमोल्यूमेंट प्रपोज टू द रिकॉग्न क्या है, रेकॉर्ड फॉर पेंशन एंड रिटायरमेंट ग्रेजुटी पेमेंट 8 मंथ बिफोर। ये वाला जो हमने कहा, एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा, एक सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके सामने फर्निश करेगा टू पेंशनर। तो आखिरकार उसने 4 महीने लगाए हैं काम करने में, तब ना वो 8 महीने बिफोर फर्निश कर पाएगा। उसमें से यहाँ पे ही इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड पेंशन पेपर इन फॉर्म 5 एंड फॉर्म 7। फॉर्म 5 वो वाला फॉर्म जो कि पेंशनर खुद भरेगा, फॉर्म 7 वो वाला फॉर्म जो हेड ऑफ द ऑफिस भरेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद सर्विस बुक एंड अदर डॉक्यूमेंट कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट फॉर वेरिफिकेशन टू पाओ। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि वो रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए उसको समय मिलेगा। कहाँ लिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन वाला? कहीं लिखा हुआ है 2 महीना मिलेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, इसी में द एम्प्लॉय 7.3.1 का पारा नंबर 3, 7.3.1 का पारा नंबर 3 लास्ट लाइन लिखा हुआ है द एम्प्लॉय शुड मेक रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विदिन 2 मंथ्स ऑफ रिसीविंग द सर्टिफिकेट। समझे, अगर उसको कोई रिप्रेजेंटेशन देना हो तो 6 मंथ बिफोर। सर हाँ बोलिए। हेलो,
सर इसमें लिखा हुआ है द एम्प्लॉय शुड मेक रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन द 4 नाइट ऑफ रिसीविंग द सर्टिफिकेट। तो आपने 2 मंथ बोला था। वो पुराना है, चेंज हो गया है। सर आपकी ये जो बुक है ना, इसका 7.3.1 की फोटो क्लिक करके ना ग्रुप पे सेंड कर देना, क्योंकि बच्चों के पास जो पीडीएफ है ना वो पुरानी है, उसमें सारी डेट्स ओल्ड है। देखिए मैं मेरे भेज पास दूंगा। 2021 की किताब है। सर मैं भेज दूंगा मैं। हाँ, मेरे पास जो है ना किताब एकदम लेटेस्ट किताब है 2019 की, एकदम नई किताब। अरुण जी भेज ठीक है। देना ग्रुप पे। हाँ हाँ, और देखिए हाँ भाई भेज उसमें, दूंगा। देखिए उसमें जो 2 मंथ लिखा हुआ है ना, वो ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है, समझे? इसमें दिखेगा बढ़िया से तब ना। नहीं सर कोई बात हाँ नहीं सर, देखिए, आपने बोल दिया। ना देखिए ना, द एम्प्लॉय शुड 10.3.3 पढ़िए ना, द एम्प्लॉय शुड मेक रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन 2 मंथ को ब्रैकेट में लिखा गया है, और उसके नीचे जी जी लेटर का नंबर भी लिखा गया है, करेक्टेड बाय CS नंबर 7 डेटेड 15/4/2015, अथॉरिटी 1 DOPT। मिला ठीक है एकदम सर मिल गया सर, मिल गया। है ना? काफी सर। बिल्कुल सही। तो वो 2 सर वाला मंथ लेटेस्ट है, हाँ बोलिए। आपका वाला लेटेस्ट है, सही है, यही है। हाँ मेरा तो सही है, बिल्कुल सही। हाँ चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 साल पहले वो काम शुरू करेगा, 8 महीने मैंने 4 महीने में काम कंप्लीट करेगा, जब 8 महीने बचे रहेंगे एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा, समझे? और फिर एम्प्लॉय के पास 2 महीने और है, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो विद इन 2 महीने, समझे? रिप्रेजेंटेशन एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन देगा, समझे? अब देखिए मेरे पास कितने महीने बच गए? 6 महीने, समझे? बचे कि नहीं बचे? बचे ना? अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेशन पे 2 महीना और लगाएंगे, ठीक है? HO जो होगा, हेड ऑफ द ऑफिस जो होगा, समझे? 4 मंथ बिफोर, माने कि टू पाओ 2 महीने और वो लगाएगा रिप्रेजेंटेशन पे विचार करने के लिए, और जब 4 महीने बचे रह जाएंगे तब हेड ऑफ द ऑफिस भेजेगा पाओ को, समझे? ठीक है? पेमेंट के लिए। हाँ हाँ, नहीं अभी पेमेंट क्या, अभी पाओ ऑथोराइज करेगा। ये जो अभी तक आपने प्रोसीजर पढ़ा है उसको कहा गया प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर। क्या कहा गया है? प्रिपेरेशन, है ना? और जब चैप्टर 7 आप देखिएगा, चैप्टर 7 देखिए ना जरा, इसका पहला वर्ड है प्रोसीजर फॉर फाइनलाइजेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटल, समझे कि नहीं? तो ये जो प्रिपरेशन है ना, ये पहला स्टेप है। अब हम लोग आएंगे फाइनलाइजेशन पे ना, पहले ऑथराइजेशन पे फिर फाइनलाइजेशन पे, समझे? अभी हमने क्या किया? प्रिपेयर किया है, और 4 महीने पहले हमने पाव को भेज दिया है। लेकिन यकीन मानिए ये सब दिखावटी बातें हैं, केवल MCQ के लिए है, समझे? केवल 1 महीने पहले रिटायरमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में केवल 1 महीने पहले काम शुरू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 महीने पहले होता है, ये बात सही है। स्टेट AG ऑफिस में 2 महीने पहले होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में 15 दिन, 1 महीना पहले बस, समझे? 1 महीने का काम खत्म कर। हाँ, अब हम मिटाते हैं, ठीक है ना? पहले हो जाए तो वो मिल जाएगा ना मेडल। हाँ भैया, पर करवे नहीं करेगा, जबरदस्ती लटका कर रखेगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल। स्टेट गवर्नमेंट में तो पैसा भी लेता है, हमसे पूछिए ना, ठीक है? ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट वाले बोलेगा कि हमको बदनाम करता है, बदनाम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बैड हैबिट है कुछ लोगों में। चलिए आगे देखिए, आगे है ही विल गिव अ कॉपी ऑफ पेंशन कैलकुलेशन शीट। नहीं, अब हम लोग आते हैं 7.3.1 और 7.3.1 का पॉइंट नंबर 7, उसको कोई पढ़िए। द हेड ऑफ द ऑफिस सेल, पढ़िए जरा। पढ़े क्या Yes, sir. सर हम? The head of office, after ascertaining and assessing the dues against the government servant, shall furnish their details to the PAO at least 2 months before the date of retirement of the government servant. This is to enable the recovery. रुकिए मैडम, 7.3.1 का 7 पढ़ने के लिए कहा हमने।
वही पढ़ रही हूँ 7.3.1 का 7. उसमें It लिख is रहा है 2 months it is पुराना given, बुक sir. है क्या? Yeah, 2 पुरानी months it is given. हाँ नहीं मैं समझ गया, ठीक है, पुरानी बुक है। यहाँ पे लिखा है द हेड ऑफ द ऑफिस सेल आफ्टर ascertaining and assessing the government dues referring to in rule number 71 furnishing the particulars thereof to the accounts officer in form 8 rule 61 of CCS pension rule। समझे? HO जो है ना वो पाओ को भेजेगा ना, वो फॉर्म 8 में भेजेगा, समझे? HOO टू पाओ फॉर्मेट। तो अब देखिए सीक्वेंस हम बता देते हैं। फॉर्म 5 था जो पेंशनर खुद भरा, समझे? फॉर्म 7 था जो हेड ऑफ द ऑफिस भरा और फिर पेंशनर को सर्टिफिकेट के तौर पे दिया। उसके बाद पेंशनर अपना जो रिप्रेजेंटेशन देना था दिया। उसके रिप्रेजेंटेशन पे सुनवाई कर लेने के बाद में हेड ऑफ द ऑफिस पाओ को भेज रहा है फॉर्म 8 में। और मैडम ये 2 मंथ नहीं है, 4 मंथ बिफोर है मैडम। सर मैडम की कोई गलती नहीं है इसमें, सर वो बुक ही गलत है। पुराना वाला बुक है। सुनिए, इसका मतलब है कि आप लोग की जान जाने वाली है। प्लीज आप लोग तुरंत नया वाला बुक खरीदिए एग्जाम से पहले। मैंने भेज दिया इन लोगों को भेज दिया मैंने ग्रुप में। इसकी लैंग्वेज सबसे आसान है, आप मेरा विश्वास कीजिए। जिस दिन एग्जाम होगा उसको सुबह भी पढ़ के जाइएगा तो 10 क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा वीडियो जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन बुक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे 4 महीने वाला जो क्वेश्चन है, इतने ज्यादा सारे टाइमलीनेस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और पुराने वाले जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सब 44 और 43 और 44 नंबर ला करके फेल कर रहे हैं। वो अपनी गर्दन पे तलवार रख के पढ़ रहे हैं सर। नहीं, हाँ बिल्कुल अपनी गर्दन पे तलवार रख के पढ़ रहे हैं। प्लीज तुरंत जाइए, इमीडिएट नई बुक खरीदिए। अभी किसी ने ग्रुप में और बता दो, जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है ना उसमें से कई पीडीएफ पुराने वाले हैं और पढ़ने वालों को पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, अभी किसी ने बोला था कि ग्रुप में शेयर कर दिया, आई थिंक अरुण जी ने बोला था, तो उन्होंने शेयर नहीं किया क्या अभी? अरे भाई देखो सही क्या कर रही है? रोल जो मैंने पढ़ा है ना सर, पिछली बार जब प्री में कर रहा था सीसीएस पेंशन परचेज किया था, उसमें सब लेटेस्ट दिया हुआ है। वो स्वामी वाला बहुत अच्छा है, वो ले लेना। ठीक है ठीक है, चलिए फिर इसमें से जो सबसे लास्ट ग्रुप में है, देख लो। अरुण भाई हेलो, अब देखिए 7.3.1 का जो 8 है, समझे, 8 उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है। वो क्या कहा गया है तो सुन लीजिए कि इन सब मामलों का निपटारा समय से अगर ना हो पाए, किसी वजह से अगर हेड ऑफ द ऑफिस को लगे कि हम लोग ये टाइमलीनेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन आया हुआ है कि इसको राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत क्लियर किया गया है कि पेंशन जो है किसी भी आदमी का मौलिक अधिकार है। फिर कर दिया कि सैलरी है कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि नहीं, सैलरी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो सैलरी जो है वो काम के अगेंस्ट में मिलता है, पेंशन फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के उसी डिसीजन के बाद में क्लियर हुआ कि किसी भी आदमी को पेंशन उसके रिटायरमेंट की डेट में उसके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। उसी के लिए ये टाइमलीनेस का प्रोसीजर लाया गया है। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि किसी वजह से हेड ऑफ द ऑफिस को लगे कि ये टाइमलीनेस फॉलो नहीं हो पा रहा है, 7.3.1 का सब पारा नंबर 8 कहता है कि हेड ऑफ द ऑफिस उसको अपने से अपने पावर यूज करके प्रोविजनल पेंशन दे सकता है, which would not be more than 75% of the estimated accumulated pension। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, लैंग्वेज है द हेड ऑफ द ऑफिस कैन सैंक्शन प्रोविजनल पेंशन 75%। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिकल झारखंड बिहार में चलता है, किसी दूसरे राज्य में इसमें पॉसिबल वो अलग हो सकता है, पर प्रोविजनल पेंशन देने का प्रावधान है। If he is convinced that it will not be possible to finalize the pension paper to be sent to the AO within the prescribed period। क्लियर हुआ सर? हेड ऑफ ऑफिस कर सकता है ना सर ये? बिल्कुल कर सकता है, वही तो मैंने बोला। और उसके लिए इसको एजी ऑफिस से या पाओ से पूछने की जरूरत नहीं है। ओके सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। वो लाइन निकल गई थी, छूट गई थी सर लाइन में से।
हाँ ठीक है, चलिए रोल ऑफ पाओ। अब पाओ का रोल क्या है, देखिए जब एजी ऑफिस यानी पाओ के पास जब आ जाएगा तो उसको पूरे फॉर्म को देखना है कि वो कंप्लीट है या नहीं है, सर्विस बुक उसके साथ में अटैच्ड है कि नहीं। लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि पाओ उसके सर्विस बुक को इतनी बारीकी से जांच नहीं करेगा कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से पेंशन रुक जाए। स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसी माइन्यूट स्क्रूटनी नहीं करेगा कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसका पेंशन रुक जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऑफिस को लगता है कि ऐसी माइन्यूट स्क्रूटनी करनी जरूरी है तो वैसी माइन्यूट स्क्रूटनी सर्विस बुक की 24 महीने से अधिक की नहीं की जाएगी। लैंग्वेज में पढ़ देता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। हाउएवर फॉर एनी सच चेक ऑफ द करेक्टनेस ऑफ पास्ट इमोल्यूमेंट, पहले जो भी उनको इमोल्यूमेंट मिले हैं किसी भी पेंशनर को, उसकी अगर चेकिंग की जाएगी, द चेक शुड बी द मिनिमम, चेक बहुत कम से कम होना चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो बहुत जरूरी है, एंड इट शुड इन एनी केस नॉट गो बैक टू अ पीरियड ऑफ मोर देन मैक्सिमम 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब समझ में आ गई बात? जो आपने कहा था ये 2 साल वाला मामला क्या है, 2 साल वाला मामला यही है कि पाओ चेक करेगा, समझे, मैक्सिमम 2 साल, 2 साल की एंट्री इन सर्विस बुक। क्लियर है? ये कहाँ लिखा हुआ है? 7.3.2 में लिखा है। हेलो, हाँ यस सर, क्लियर है सर। हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे टाइम पे, आप लोग के टाइम पे भी पूछा जा सकता है, इसको केयरफुली देख लीजिएगा। ये टाइमलीनेस वाला जो मामला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़े से पावर में किसके पास में प्रोविजनल पेंशन इशू करने का पावर है, हेड ऑफ द ऑफिस को, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी में 7.3.2 में जहां पे 24 महीना लिखा हुआ है, अगली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि द पेंशनरी बेनिफिट एडमिसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम्बेंट will be determined with reference to the relevant rule and necessary entries in the terminal benefit register। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो भी एंट्री की जाती है द पेंशनरी बेनिफिट एडमिसेबल, उसकी एंट्री होती है टर्मिनल बेनिफिट रजिस्टर, समझे कि नहीं? उसकी एंट्री होती है टर्मिनल बेनिफिट रजिस्टर। और ये रजिस्टर कहां मेंटेन होता है? एजी ऑफिस में, मतलब पाओ में। क्लियर है? हेलो, हाँ सर क्लियर है सर। हाँ सर। अगली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पारा में है, वो ये कि पाओ नेसेसरी चेक करेगा और टीपीओ इशू करेगा, जो उसका फॉर्मा है कैम 52, समझे? तो जो कैम 52 है वो पीपीओ का प्रो फॉर्मा है, मैंने कैम फॉर्म 52, ये क्या है? पीपीओ का प्रो फॉर्मा, मैंने पीपीओ फॉर्म है, समझे? इसी में पाओ पीपीओ इशू करता है एंड फॉरवर्ड द सेम टू सीपाओ अंडर स्पेशल सील अथॉरिटी। पीपीओ इज बीइंग फॉरवर्डेड टू सीपाओ विद स्पेशल, विद इन है, अंडर स्पेशल सील अथॉरिटी SSA, समझे कि नहीं? जब पाओ पीपीओ बन जाता है तब वो सिपाओ के पास में जाता है अप्रूवल के लिए, समझे? और सिपाओ फिर उसको भेजता है बैंक को, सिपाओ टू बैंक, ठीक है? अब बैंक में भी 2 तरह के बैंक हैं जिसका इसमें जिक्र किया गया है। याद कीजिए, आप लोग जब पढ़ रहे थे TPWA कोड, वहां पे जो बैंक का नाम था वो था एक्रेडिटेड बैंक, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ यस सर। यहाँ पे एक्रेडिटेड बैंक यूज नहीं किया गया है, समझे? यहाँ पे ऑथोराइज्ड बैंक यूज किया गया है।
इसको देखने के लिए 7.3.4 का टेबल एक बार देखिए, फिर हम लोग वापस यहीं आ जाएंगे, लेकिन 7.3.4 का टेबल एक बार देखिए जरा। सर ये तो पुरानी बात है। अच्छा पुरानी वाली है, कोई बात नहीं। हमारे हाँ, पास नहीं है। पुरानी वाली में केवल आपका वो डेट और मंथ चेंज हुआ है, समझे ना। पुरानी वाली में भी आपका मैटर वही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका टेबल है, नेम ऑफ द अथॉरिटी पीपीओ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, इसमें लिखता है टाइम शेड्यूल। तो इसमें लिखा हुआ है डिस्पैच और डिलीवरी ऑफ पीपीओ बाय अकाउंट्स ऑफिसर टू सीपाओ इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू अथॉराइज्ड बैंक। इसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया है? राइट वर्ड। अथॉराइज्ड बैंक, ठीक है। अमूमन अथॉराइज्ड बैंक कौन है? स्टेट बैंक है ना, अमूमन, ठीक है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है सिपाओ का डिस्पैच ऑफ पीपीओ बाय सिपाओ टू लिंक ब्रांच ऑफ द बैंक। तो ये ऑथोराइज्ड बैंक का लिंक ब्रांच, समझे। वो हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद में पेइंग ब्रांच, समझे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि रांची का कोई मामला है, ठीक है, और रांची के यूको बैंक में उसको अपना पेंशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथराइज बैंक जो है ना, वो है एसबीआई पटना, समझे। और लिंक ब्रांच जो है वो है एसबीआई रांची, उसमें भी डोरंडा ब्रांच, समझे। और डोरंडा ब्रांच फिर दे रहा है पेइंग ब्रांच को, रांची यूको बैंक, मान लीजिए कि उसको सिंह मोड़ वाले में लेना है, सिंह मोड़। अब समझ में आया? ये भी रांची में है, डोरंडा ब्रांच रांची है, देखिए ये भी रांची है, ऑथराइज बैंक पटना में। समझ रहे कि नहीं? हाँ है ना। हेलो, Yes, sir. कोई कुछ बोल नहीं रहा मैडम, आप ही आखिरी उम्मीद है हमारी। Sir? मैंने कहा कोई कुछ बोलता नहीं है तो आप ही आखिरी उम्मीद है हमारी। चलिए, यहां तक सबको मामला समझ में आया? Sir, Hello? in this books, it is given that Central Pension Accounts Office dispatch of PPO by Central Pension Accounting Office to the link branch of the bank by 20th of the month of retirement. हाँ वो ठीक है, वो सही है। अभी तक हमने डेट कहाँ बताया? हमने केवल बताया कि सीपीडब्ल्यू में एक्रेडिटेड बैंक पढ़ा था, यहाँ ऑथराइज बैंक है। ऑथराइज बैंक के बाद में लिंक ब्रांच है, और लिंक ब्रांच के बाद में पेइंग ब्रांच है, ठीक है। अब हम अपन आते हैं डेट के हिसाब से, ठीक है। तो पीपीओ जो है वो सीपाओ फाइनलाइज करता है लास्ट वर्किंग डे, मतलब 1 महीना बिफोर, समझे। सीपाओ इसको फाइनलाइज करता है 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर, बिफोर का मतलब बिफोर रिटायरमेंट, नंबर 1, समझे। अब किसको भेजेगा? अब भेजेगा सिपाओ ऑथराइज बैंक को कि लिंक ब्रांच को, समझे, लिंक ब्रांच को भेजेगा। अच्छा, ऑथराइज बैंक को भेज देना 1 महीने बिफोर ना। रुकिए, पेमेंट टू थ्रू ऑथराइज बैंक टू द पेंशन ऑप्शन ड्रॉ 1 मंथ बिफोर तो लिखा हुआ था यहाँ पे, हाँ, ऑन लास्ट वर्किंग डे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिपाओ टू ऑथराइज बैंक, ठीक है, सिपाओ सर टू, पीपीओ पाओ भेजेगा सर, सी पाओ को। भैया सिपाओ का मामला भी हम लोग पढ़ेंगे जब पाओ सिपाओ को भेजेगा, समझे। वो पीछे में लिखा हुआ है, हम तो आपको खाली ब्रांच बता रहे थे, उसको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द केस 7.3.2 का 1, 2, तीसरा पैराग्राफ, जरा पढ़िए। तो आप जो कह रहे हैं उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आएंगे। थर्ड पैराग्राफ पढ़िए तो जरा, थर्ड पैराग्राफ। वो कह रहा है इन द केस ऑफ रिटायरमेंट अदरवाइज देन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनेशन
the AO shall apply the requisite checks, complete part 2 of Form 7, हाँ assess the amount of pension, family pension and gratuity, assess dues and issue the PPO within 3 months of the date of the receipt of the pension papers from the head of office. यस, समझे? तो 4 महीने पहले उसको भेजता है और 3 महीने में प्रोसीजर करता है अपना, तो 1 महीना लास्ट में बच जाता है। समझ गए? हाँ या ना? सर मैं वही कह रहा था, आपने वहां पे सी पाव लिखा है ना, वो है पाव जो है वो सी पाव को मतलब जो 1 महीना पहले के लास्ट वर्किंग डे में भेजेगा। नहीं भैया, 4 महीना पहले भेजता है। वो तो हेड ऑफ पाओ की ऑफिस पाओ। भेजेगा ना, हाँ? वो तो हेड ऑफ ऑफिस भेजेगा ना 4 महीना पहले। नहीं नहीं, हाँ हेड ऑफ ऑफिस भेजेगा पाओ को। हाँ, उसकी जरा हेड ऑफ हाँ ठीक ऑफिस है, 4 महीना पहले भेजेगा, ठीक है। पाओ को, राइट? पाव ठीक है, पाव 3 महीना लेगा, फिर हाँ पाव जो पाओ है नहीं, 1 महीना, पाव 3 महीने लेगा ना। पाओ 3 महीने देगा, ठीक है। पाव जो है पीपीओ बनाएगा, पीपीओ बना के सी पाव को 1 महीना पहले भेज देगा। फिर वो सी कहाँ लिखा पाव हुआ है? लिखा तो हुआ है सर, इसमें जो टेबल नंबर लिखा हुआ है 7.3.4 का जो टेबल है, फर्स्ट टेबल, फर्स्ट लिखा तो है पीपीओ इश्यूइंग अथॉरिटी। 7.3.2 का सबसे पारा, लास्ट पारा का सबसे लास्ट लाइन पढ़िए। मतलब 7.3.3, ठीक है, लाइन के ऊपर द पाओ यानी पे एन अकाउंट ऑफिसर शुड इश्यू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऑथराइजेशन एटलीस्ट 1 मंथ in advance of the date of retirement of the government servant। हाँ सर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। तो आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। आपने ऊपर सी पाव लिखा हुआ है ना। हाँ नहीं, सही है सही है, अब आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो पाओ जो है वो लास्ट वर्किंग डे में ऑथराइज बैंक को भेजेगा, समझे? 1 महीना पहले 30 डेज एडवांस, ठीक है। और ऑथराइज बैंक जो है, ठीक है, ऑथराइज बैंक जो है वो 20 डेज, चार्ट में क्या लिखा हुआ है? 20th ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। अच्छा, ये वहां 20 दिन लगाएगा, समझे? और 20 दिन बिफोर नहीं, यहाँ पे ऑथराइज बैंक है, ये 20 दिन लगाएगा और ये 20 तारीख को, यानी कि आपको तो पता है कि रिटायरमेंट हमेशा एंड ऑफ द मंथ होता है, तो ये 20 तारीख को 20th ऑफ मंथ, समझे? इसको भेजेगा टू लिंक ब्रांच, समझे? टू लिंक ब्रांच, ठीक है। और फिर लिंक ब्रांच 23rd को भेजेगा, 3rd, ठीक है, टू पेइंग ब्रांच 3rd ऑफ मंथ टू पेइंग ब्रांच, समझे? और पेइंग ब्रांच जो होगा, जो उसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्रेडिट द पेंशनर अकाउंट, समझे? वो डेट ऑफ सुपर एनिवेशन के अगले दिन उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पेइंग ब्रांच विल कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज एंड इंश्योर दैट द पेंशन हैज बीन क्रेडिटेड टू द पेंशनर्स अकाउंट ऑन ड्यू डेट। क्लियर है? सर ये सी पाओ भेजता ना लिंक ब्रांच को 20th ऑफ द रिटायरमेंट डेट को। हाँ, सी वो पाओ एक ही बात विल है, इशू। वो एक ही बात है, सी पाव या ऑथराइज ब्रांच, वो एक ही बात है। नहीं रुकिए। एक बार Despite ऐसे है, delivery इन of केस PPO, ऑफ the account officer to the CPAO in case of payment through authorized bank or to the pensioner opting to draw pension from departmentalized PAO on the last working day। तो अकाउंट ऑफिसर टू CPAO in case of नहीं जी, CPAO को भेजेगा। आप तो गड़बड़वा दिए मामला, पाओ भेजेगा CPAO को,
पाओ समझे? भेजेगा सी पाओ को, सी पाओ भेजेगा लिंक ब्रांच को। हाँ ठीक है, और सी पाओ भेजेगा लिंक ब्रांच। Authorized bank. Sir, authorized bank, sir. CPO. हाँ, ऑथराइज्ड बैंक का लिंक ब्रांच को। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, सी पाओ टू लिंक ब्रांच ऑफ ऑथराइज्ड बैंक। सर इसमें लिखा हुआ है ना, डिस्पैच डिलीवरी ऑफ पीपीओ बाय द अकाउंट्स ऑफिसर टू द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक हाँ ठीक है, और टू द दूसरा पेंशनर ऑप्शन भी है ना, दूसरा ऑप्शन भी है। कुछ पेंशनर ऐसे होते हैं जो बैंक से पेमेंट नहीं लेते हैं, समझे, वो पाओ से डायरेक्ट पेमेंट लेते हैं, तो वो सी पाओ फिर पाओ को भेज देगा। नहीं, अकाउंट्स ऑफिसर जो होगा ना, ये कहां से आया अकाउंट्स ऑफिसर? ये पीपीओ इश्यू अथॉरिटी के अंदर लिखा हुआ है, टाइम शेड्यूल के अंदर, वो 7.3.4 के अंदर लिखा हुआ है कि या तो आप मतलब बैंक के थ्रू करोगे या आप किसी पाओ के थ्रू करोगे। रुकिए रुकिए, ये जो पाओ है ना, ठीक है, ये सी पाओ तो वो पाओ है, ध्यान से सुनिएगा, ये सी पाओ तो वो पाओ है, सी पाओ तो क्या सेंट्रल वाला पाओ, और ये वो पाओ है जो बनाता है पेंशन, समझे, ये पेंशन बनाता है, और सी पाओ जो सेंट्रल में हो गया। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे डिपार्टमेंट का अपना भी पाओ है, तो अगर ये केस हुआ कि जब बैंक से लेगा तो पाओ टू सी पाओ जाएगा, ठीक है। अगर बैंक से नहीं ले रहा है, अब उसका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? अब बैंक नहीं है तो लिंक ब्रांच है ही नहीं, समझे, अब ये सब नहीं है मामला, ठीक है। देखिएगा, अब हो गया पाओ टू डिपार्टमेंटल पाओ, जैसे कि रेलवे का अपना पाओ, और ये जो पाओ है ना, समझे कि नहीं, वो है जो बनाता है पेंशन, पेंशन बनाने वाला पाओ। उदाहरण के तौर पे आपको याद होगा कि हाईकोर्ट का जो जज है उसका पेंशन एजी ऑफिस बनाता है, तो एजी ऑफिस बराबर एक पाओ, समझे, और हाईकोर्ट के जज का अपना पाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज में सुप्रीम कोर्ट का पाओ, समझे, इस तरीके से होगा, ठीक है। एससी का पाओ, अभी जैसे मान लीजिए कि कोई भी डिपार्टमेंट को पकड़िए, ठीक है, तो डिपार्टमेंट जैसे कि आपका ऐसा समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री समझ लीजिए, मान लीजिए विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय, तो विदेश मंत्रालय का जो पाव हो, विदेश मंत्रालय का जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? तो यहाँ पे सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है कि कौन बनाएगा विदेश मंत्रालय का भाई, पीपो इश्यूइंग अथॉरिटी, डिलीवरी ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग कुछ क्लियर हो रहा है तो बताइए। हेलो सर बुक जी ओल्ड सर। है ना, इसमें काफी कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, सुनिए, तो हम लोग आज इसको यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग एक बार और कंफर्म हो जाएंगे, सीपाओ डिस्पैच टू सीपीपीसी और लिंक ब्रांच, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। सर जो होता है ना, जो आप डिपार्टमेंटल पाओ जो बोल रहे हो, दैट इज ठीक इक्वल है। टू आपका जो नॉन बैंकिंग ट्रेजरी होता है ना, स्टेट में क्या होता है कि जो ये जो आपका पीपी ऑर्डर है वो ट्रेजरी के पास आता है, ठीक है। हाँ, तो ट्रेजरी जो है फिर पेमेंट मतलब देता है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू वो कि आपका डिपार्टमेंटल जो पाओ है। स्टेट गवर्नमेंट वाला तो मामला पता ही है, लेकिन यहाँ पे दो पाव हो गए ना, वो सर एक क्या पाव इतना क्या लिखता है, सोचना डिपार्टमेंटल पाव लिखता है, हाँ। सर, इतना डीप में क्या जाना, ठीक है, अपना पास होना है, कौन सा पीएचडी थोड़ा करनी है, पीएचडी करके थोड़ा डॉक्टरेट करनी है। ये बात सही है, लेकिन जो पेंशन डिपार्टमेंट में काम करे वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं।
वो बस पीपीओ इशू कर रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है। तो मेरा आज का मतलब इस आज की लेक्चर का जो मेरा फोकस था वो इतना ही था कि आपको यहाँ तक जो पोर्शंस मैंने कवर किए हैं उसमें कौन कौन से एमसीक्यू मेरे टाइम पे पूछे गए थे और आपके टाइम पे कौन कौन से एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो आई होप इतने वाले पोर्शन से कम 3 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। आगे जो बाकी पोर्शन बचा हुआ उसमें से भी 5-6 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। सो दैट 10 एमसीक्यू मेरा गेस है, आप लोग इसको इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। हेलो, हाँ एक बार और सुन लीजिए। अगर किन्हीं के पास में भी नया वाला बुक है तो आप लोग उसका फोटो कॉपी करवा लीजिए, केवल इस सर चैप्टर मैंने का मैंने भेज दिया है, मैं बाकी में हाँ भेज हाँ दूंगा इन लोगों को। ठीक है फिर। अरुण ठीक जी है, ओके एटलीस्ट ना 7.4 तक भेज देना, उसके बाद तो डेट्स का उतना चक्कर नहीं है, बट 7.4 तक अगर भेज दोगे ना तो हो जाएगा। भाई ग्रुप में देखोगे ना, तो मैंने तुमको फॉर्म 5, 7, 8 और 7.3.1 भेज दिया है, 7.3.2 भेज दिया है और 7.3.4 भेज दिया है। बाकी मैं इसका पीडीएफ बना के तुमको भेज देता हूँ अभी 5-10 मिनट में। ठीक है अरुण भाई, और थैंक यू। बताओ, और बताओ, और कुछ सेवा करें बताओ। सेवा करें सर, दज की आइए और शकल दिखाइए, समझे। सर मेरे यहाँ से रांची पास है, मैं रांची आ जाऊंगा डायरेक्टली मिलने, क्या टेंशन है एग्जाम पास होने के बाद में। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं। बुक का नाम है कैम। अभिषेक पाल कह रहे हैं बुक का नाम है कैम, सिविल अकाउंट्स मैन्युअल, ठीक है। ओके बाय, जी सर, गुड नाइट, ओके सर। Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. गुड नाइट सर। थैंक यू।